गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज आप लोग का जो टॉपिक है सेपरेशन ऑफ द पावर, शक्तियों का जो बंटवारा है हमारे संविधान में, इसके बारे में हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में, इसके पहले वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने फेडरलिज्म, उसके बाद से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसको, इन दो टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है सेपरेशन ऑफ द पावर। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सरकार के 3 हमारे अंग हैं। देयर आर द लेजिस्लेचर, 1 मिनट, these are the legislature, the executive and the judiciary. The legislators refers to our elected representative. The executive is a smaller group of the people who are responsible for the implementing law and running the government. The judiciary, of which you will read more in unit 3rd of this book, refers to the system of the courts in the country in order to prevent the misuse of the power by any one branch of the government. The Constitution says that each of these organs should exercise different power, though each organs act as a check on the other organs of the government, and this ensures the balance of the power between all three. Okay, 1 minute. देखिए, अगर हम बात करें, अभी मैंने आप लोग को बताया जो सेपरेशन ऑफ पावर है, तो अगर हम संविधान के अनुसार बात करें तो सरकार के 3 अंग हैं। फर्स्ट है हमारा विधायिका, सेकंड है कार्यपालिका एंड थर्ड है न्यायपालिका। ठीक है, लेजिस्लेटर है, एक्सक्लूसिव है एंड जुडिशरी है, ये 3 हैं। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और विधायिका में हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। देखिए, यानी कि जो हमारी विधायिका है उसमें हम सभी लोग मिल करके अपने लीडर को चुनते हैं, और जो कार्यपालिका है इसमें ऐसे लोग होते हैं जो नियम को, कायदे कानून को बनाते हैं। ठीक है, और वो पूरे शासन को चलाने का कार्य देखते हैं। और जो न्यायपालिका होती है, वो न्यायपालिका व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वो न्याय जो भी कायदे कानून हैं उनको सभी लोग सुचारू रूप से चलाएं, उन्हें माने, इसका काम न्यायपालिका का होता है, जिसके बारे में आप लोग इस पुस्तक की इस बुक के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे कि न्यायपालिका क्या होती है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, जुडिशरी। सरकार की कमी भी, जैसे सरकार की किसी भी शाखा द्वारा, किसी भी ब्रांच द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी हमारी न्यायपालिका होती है। और इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होती हैं। जैसे विधायिका की अलग, न्यायपालिका की अलग, कार्यपालिका की अलग। इन तीनों की अपने अपने कार्य होते हैं, शक्तियाँ होती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, और इस तरह तीनों अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। आगे दिया गया है, देखिए, द वर्ड स्टेट इज ऑफ्टन यूज्ड इन दिस चैप्टर. दिस डज नॉट रिफर टू स्टेट गवर्नमेंट. Rather, when we use state, we are trying to distinguish it from government. Government is responsible for the
administrating and enforcing law. The government can charge with election. The state, on the other hand, refers to a political institution that represent a sovereign people who occupy a definite territory. We can thus speak of the Indian state, the Nepali state, etc. The Indian state has a democratic form of the government. The government or the executive is one part of the state. The state refers to more than just the government and cannot be used interactively with it. देखिए, अगर हम स्टेट शब्द की बात करें, अगर हम राज्य शब्द की बात करें, तो राज्य शब्द का इस्तेमाल अक्सर हम अपने सिर्फ स्टेट के लिए करते हैं, लेकिन ये आप याद रखिए, ध्यान रखिए कि इसका मतलब सिर्फ राज्य सरकार से ही नहीं होता है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भी अर्थ में लेते हैं। यानी जब हम राज्य की बात करें तो जब राज्य शब्द को हम अपने दिमाग में लेते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में एक सरकार का भी एक फेज़ आता है, एक सरकार का भी रूप हमारे सामने आता है। और सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी कानून बनाना है और लागू करना है उसे अच्छे से उसको लागू किया जाए, बनाया जाए और उसका पालन किया जाए। लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। जैसे हम सभी लोग एडल्ट फ्रांचिस के द्वारा अपने लीडर को बदल सकते हैं, गवर्नमेंट को बदल सकते हैं, पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे अगर हम यूपी स्टेट की बात करें तो यूपी स्टेट में वही लोग आएंगे जो इसके यूपी के सीमा के अंदर, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर जो निवास करते होंगे वही लोग हमारे यूपी में आएंगे। ऐसा नहीं है कि यूपी की बात करें और मध्य प्रदेश के लोग आ जाएं, एमपी के लोग आ जाएं, नहीं। इस भूभाग में रहने वाले जो संप्रभु लोग हैं वही एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यूपी स्टेट है, नेपाल एक स्टेट है। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी जो सरकार है वो एक बड़ा व्यापक शब्द है और राज्य एक अलग शब्द है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा है। सरकार ही सब कुछ नहीं होती है बल्कि राज्य सब कुछ होता है। राज्य से सरकार है, न कि सरकार से राज्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा फोर्थ है टॉपिक फंडामेंटल राइट। देखिए यहाँ से फंडामेंटल राइट। द सेक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट हैज़ often been referred to as the consciousness of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of the written right would guard against the mises of state power in independent India. Fundamental right therefore protect citizen against the arbitrary and absolute exercise of the power by the state. The Constitution thus guarantees the right of the individual against the state as well as against other individuals. अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे संविधान में हमको 6 राइट हैं। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 थे लेकिन एक हटा दिया गया, 6 हो गया। ठीक है, कौन कौन से हैं ये आगे आप लोग के चैप्टर में पता चलेगा। लेकिन अभी आप बस इतना जानिए कि आपके संविधान से आप लोग को सिर्फ मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मौलिक अधिकार वाला जो भी हमारा पार्ट है, जो भी हमारा एक सेक्शन है भारतीय संविधान की, उसको अंतरात्मा कहा जाता है।
ठीक है, यानी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। अगर हम कॉलोनियल रूल की बात करें, औपनिवेश शासन की बात करें, तो औपनिवेश शासक ने हमारे जो नेशनलिस्ट पर्सन हैं, इनके दिमाग में राज्य के प्रति संदेह भाव पैदा कर दिया था। यानी जिस समय अंग्रेजी शासन हमारे भारतवर्ष में थी उस समय, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता को मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए बनाया गया है। यानी अधिकार आपको सीमित कर दिए गए हैं कि इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करेंगे तो वो कानूनन जुर्म होगा। इस संबंध में इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। Moreover, the various minority community also expressed the need of the Constitution to include right that would protect their groups। अगर हम विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो वो भी यही चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकार को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा करे। The Constitution refers also guarantees the right of the minority against the majority, as Dr. Ambedkar has said about the fundamental right. Their object is twofold. The first object is that every citizen must be in a position of calm those rights, and the second, the right must be binding upon every authority that has got power to make law। तो जिस समय अल्पसंख्यक भी यही चाहते थे कि उनकी जो समूह है उसकी रक्षा हो, तो इसके फलस्वरूप जो भी ज़्यादा मेजोरिटी वाले जो लोग थे, जो बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए संविधान भी हमको आश्वासन देता है, या उसका हम लोग को क्या दिलाता है, एक राइट दिलाता है, गारंटी दिलाता है कि आप भले ही कम संख्या में हैं लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा संख्या वालों का दबाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि उनका जो मौलिक अधिकार हम बना रहे हैं, इनका 2 टाइप्स उद्देश्य है, एम है, यानी इनका दोहरा उद्देश्य है। क्या है? पहला तो ये है कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो जो उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, यानी हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार मिले, कहने का मतलब ये है हमारे संविधान में। और दूसरा ये है कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए एक बाउंडेशन हो जो इसे कानून मानने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ऐसा भी उन्होंने कहा है, द राइट मस्ट बी बाइंडिंग, और ये अधिकार ऐसा है कि ये सबको बांध करके रखे अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट टू द पावर टू मेक लॉ, कि वो हर एक अधिकार, हर एक कायदे कानून जो हमारे राज्य को चलाने के लिए बनाए गए हैं, उनके अधिकार को बनाए रखना भी हमारे संविधान का एक दूसरा कर्तव्य है। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। द सेक्शन वाज designed by the member of the Constitution Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent India state to institute law and the policies that help reduce the poverty of the masses। अगर हम मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक और भी खंड-नीतिक निर्देशक तत्व हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने यह जो पार्ट है इसलिए जोड़ा था, नीति निर्देशक तत्वों को इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाई जाएं। इन सिद्धांतों के मार्गदर्शन के रूप में हमेशा ये सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं, जैसे कि विच फंडामेंटल राइट विल बी फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट, निम्नलिखित परिस्थिति में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। देखिए अभी तो क्या हो रहा है इसमें, इफ़ अ 13 years old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट। अब कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं और कौन सा इस समय हमारे भारतवर्ष में इसका उल्लंघन हो रहा है। तो अगर 13 साल के एक बच्चे को आप किसी कारखाने में काम करते देख रहे हैं, मजदूरी करते हुए देख रहे हैं, तो ये उसका फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। आप किसी भी बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं। If a politician in one state decided to not allow laborer
फ्रॉम अदर स्टेट टू वर्क इन हिज स्टेट। यदि कोई राज्य का नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो ये भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। इफ अ ग्रुप ऑफ द पीपुल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला, यदि किसी जन समूह को, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपना काम नहीं करने देता तो ये गलत है। यदि किसी ग्रुप को राजस्थान में या फिर तेलुगु माध्यम से स्कूल खोले जाने की अनुमति नहीं दे रहा, केरला में तेलुगु में स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है, तो ये भी क्या है, गलत है। हर एक भाषा हर एक जगह पे बोली जाएगी हमारे पूरे भारतवर्ष में। इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्स टू बीइंग अ वुमेन, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वो अधिकारी महिला है, तो ये गलत है। पुरुष महिला का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कोई बालक से आप काम नहीं करा सकते हैं, कोई बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं। आप भले ही इस राज्य के नेता हैं लेकिन किसी दूसरे राज्य के लोग को अपने यहाँ आकर के काम करने से नहीं रोक सकते हैं। तीसरा, यदि किसी भी लैंग्वेज को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हर एक लैंग्वेज का अपना इम्पोर्टेंस है और हर एक लैंग्वेज जो स्कूल चाहे वो चला सकती है यदि सरकार चाहे तो। और किसी भी ग्रुप का, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, अगर वो किसी भी सशस्त्र बलों में कार्यरत है तो उसकी पदोन्नति आदमी को देख कर की जाए, औरत को देख करके नहीं, तो ये भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट और हैं, 6 पूरे दिए गए हैं जो मैंने अभी आप लोग को बताया। चलिए इसको मैं देख लेती हूँ कौन कौन से हमारे अधिकार हैं। द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। पहला क्या है, समानता का अधिकार। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वलिटी प्रोटेक्टेड बाई द लॉ ऑफ द कंट्री। इट आल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और द सेक्स। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस including playgrounds, hostels, shop, etc. The state cannot discriminate against anyone in the matter of the employment, but there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of the untouchability has also been abolished. अगर हम समानता के अधिकार की बात करें, देखिए, समानता में कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर वो खेल का मैदान हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो दुकान हो, कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर सबको बराबरी का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में भी किसी राज्य के दूसरे किसी जनता से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी स्टेट का दूसरे स्टेट का इंसान आकर के आपके स्टेट में वर्क कर रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसे मतलब जैसे कुछ कायदे कानून, ठीक है, अगर किसी दूसरे जगह का इंसान आकर के आपके यहाँ काम कर रहा है तो कुछ अलग से उसके लिए कायदे कानून या फिर कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में हम लोग इसके आगे बुक में पढ़ेंगे। अनटीचेबिलिटी की जो प्रथा थी, अगर उसको कोई मान रहा है तो वो क्या है, बिल्कुल कानूनन जुर्म है। यानी कहने का मतलब छुआछूत की भावना भी हमारे संविधान में उसको एक अपराध माना गया है। सेकेंड है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इसमें क्या कहा जाता है कि इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है। आप जो चाहें बोल सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, सभा संगठन बना सकते हैं। देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने का पर या फिर व्यवसाय करने पर आपको कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी तरह की व्यवसाय या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका अधिकार आपको मिल रहा है इस देश के अंदर, बाहर नहीं। थर्ड है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार जबरन यानी किसी मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं, और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को आप मजदूरी पर भी नहीं रख सकते हैं, ये अपराध है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
सभी नागरिकों को पूरी तरह धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है हमारे संविधान से। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का संपूर्ण पूरा खुला अधिकार है। 5th है हमारा कल्चर एंड द एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो इस अधिकार का सहारा लेकर के वो अदालत भी जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एक। इसके बाद है सेकुलरिज्म। देखिए ये है, कितना हुआ बच्चों। आज के लिए इतना ही। कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सेकुलरिज्म, इसको हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। बाय बच्चों।